हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पे ही डिस्कशन किया हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली दो से तीन लेक्चर्स ऐसे हुए होंगे जिन पे हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस के बारे में बात किया हुआ था। और उसके जो प्रीवियस लेक्चर हैं, उन प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के टॉपिक यानी कि जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आज के लेक्चर में और लगभग आज का एक लास्ट ही लेक्चर होगा। अगर बहुत ज़्यादा खींचेगा तो एक आधा लेक्चर और हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो आज का पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या है उसको देखते हैं हम लोग। जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है कि लेट, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, ये इस तरीके से मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ओके, ये एक मैट्रिक्स है। इसका हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। ठीक, इस एडजॉइंट के बारे में बात करेंगे कि इसका एडजॉइंट होगा क्या। क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख रखा है कि ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। और एडजॉइंट के बारे में हम लोगों ने ये किया हुआ था कि जो भी एडजॉइंट होता है, अगर जैसे सपोज दैट इस मैट्रिक्स के अगर हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, तो उस कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा यानी कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, और उसके जो ट्रांसपोज होगा वो मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखें कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट क्या होगा, कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज होगा। अब यहाँ पे जो ये जो बी यानी जो बी मैट्रिक्स क्या है निकलेगी, तो सबसे पहले बी क्या है, ये इसके कोफैक्टर, इस मैट्रिक्स का जो है मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनने वाली एक मैट्रिक्स होगी। तो वो मैट्रिक्स यानी कहने का मतलब है कि वो बी वाली जो मैट्रिक्स होगी, बी वाली मैट्रिक्स कैसी होगी, वो बी वाली मैट्रिक्स ऐसे होगी, A11 होगी एंड A12 होगी एंड A21 होगी एंड A22 होगी, ये मैट्रिक्स होगी। ठीक, यहाँ पे A11 A22 जो होंगे वो होंगे क्या, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि A11 क्या होगा और A21, सॉरी इसको पहले करते हैं, A12 क्या होगा एंड A21 क्या होगा एंड A22 क्या होगा। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का साइन उस पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे अगर यानी कि कहने मतलब ये है 2 4 6 इस तरीके से आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो आगे पॉजिटिव रहता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, A11 के आगे क्या होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा। A21 यानी कि 3 हो रहा है 1 + 2, तो यहाँ निगेटिव होगा। यहाँ पर भी निगेटिव होगा, 2 1 3 हो रहा, यहाँ पे कितना हो रहा, 4 हो रहा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से इसकी बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को गायब करेंगे तो यहाँ पे यानी कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक, एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे माइनस का डेल्टा गामा आएगा। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा, बीटा आएगा, माइनस का बीटा आएगा। ओके, एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में प्लस का अल्फा आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बी मैट्रिक्स बन करके तैयार होगी, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे होंगे, A11 यानी कि प्लस का डेल्टा है, ठीक, एंड A12 माइनस का गामा है, इस तरीके से माइनस का गामा है। ओके, इसको ऐसे कर देते हैं, एंड A21 माइनस का बीटा है एंड A22 प्लस का अल्फा है। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी इसका ट्रांसपोज होगा। ठीक, बी का ट्रांसपोज होगा, तो इसकी वैल्यू यानी ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। तो ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी, यानी कि यहाँ से डेल्टा माइनस का ये गामा और ये माइनस का बीटा एंड प्लस अल्फा, ये एज इट इज बना रहेगा। तो ये जो होगी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक, आई होप ये दिख भी रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, जो
मैट्रिक्स ए दी हुई थी, ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये वाली मैट्रिक्स जो गिवन है, इसका क्या है, ये एडजॉइंट है। क्या है ये, इसका एडजॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना है, 243 है। एंड वो जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका भी डिटर्मिनेंट क्या है, उसका भी डिटर्मिनेंट 3 है। ये 203 है, सॉरी 243 है। ये n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हम क्या जानते हैं, अगर इसके सलूशन पे बात करें, अगर इसके सलूशन पे बात करें कि जो एडजॉइंट होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। ठीक, एक होता है n-2। अगर यहाँ पे कहने मतलब ये है कि अगर फिर से उसका अगर हम लोग निकाल दें कि यानी कि एडजॉइंट को अलग अलग करके निकालते हैं तो उसकी वैल्यू इस तरीके से आती है। फिलहाल यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, कहने मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। क्वेश्चन को जरा एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 243 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ से कहने मतलब अगर इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे तो एडजॉइंट की वैल्यू 243 दी हुई है। ठीक, अगर कोई भी, यानी इसकी पूरी वैल्यू 243 दी हुई है, केवल कैलकुलेटिव है। और इसकी पावर यानी कि इसकी वैल्यू 3 दी है, तो कहने मतलब ये है 3 की पावर कितना है, n-1 है। अब 243 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 243 को हम कितना ब्रेक कर सकते हैं, अगर 243 को अगर हम देखें तो यहाँ यानी कहने मतलब इसको हम 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं। ठीक, अगर 243 को देखें तो 243 को यानी कहने मतलब अगर इस तरीके से लिख दें, यानी कि 81 यानी 81 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 243 हो जाएगा। और 81 को अगर कहने मतलब यह है 81 को 3 घात 4 लिखेंगे, यानी 3 टू पावर 4, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहने मतलब ये है, ये इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3 टू पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1। पावर को कंपेयर कर देंगे तो यानी n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 एंड n इज इक्वल टू आ जाएगा 6, 1 उधर ऐड हो जाएगा। दिख रहा, सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि दिखना चाहिए। एक्चुअली में कभी कभी होता क्या है कि जो ट्राइपॉड होता है, स्टैंड पे कैमरा फिक्स पूरा मोबाइल लगा हुआ है, और मोबाइल लगा हुआ है तो ये पता नहीं चलता ना कि ये यहाँ पे बोर्ड पे कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे, या तो इस तरीके से मैं लाइन खींच दूँ। फिलहाल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें प्रॉब्लम है ना आपको प्रॉब्लम है, आगे पीछे करके देख सकते हैं। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि इस तरीके से ये वैल्यू आ सकती है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग फिलहाल एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसके बाद ये तभी समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। एक ये डिटर्मिनेंट है, कोई भी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है। ठीक, ये वैल्यू दी हुई, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे हमारा कॉलम ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, रो ये इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक, इस तरीके से पहले तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिए कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरीके से है। इसको हमको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इवेलुएट करना है। क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जो C2 कॉलम है हमारा, तो उसको नोट कर लेंगे। जो C2 में हम करेंगे क्या, C2 में C1 को घटाएंगे। ठीक, C2 में, इस C2 में इसको क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद जो एक और कॉलम है C3 में भी हम अप्लाई करेंगे। C3 में क्या करेंगे हम, C3 में भी C1 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करें। C3 में C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस वाले में इस यानी कि C2 में C1 को करेंगे, और इस C3 में C2 को करेंगे। तो इसके बाद अगर इस तरीके से अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, तो वी विल गेट, क्या होगा, पहली वाली जो पहला वाला कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि x+2, x+4 एंड x+8। ओके,
इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस x में x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 11 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 3 बचेगा। इस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में 3 को अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में 3 2 बचेगा। 9 में 6 को करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 15 में 11 को करेंगे तो कितना होगा, 4 बचेगा। तो कहने मतलब इस तरीके से 1 2 3 2 3 4। ठीक, फिर से एक बार इसमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना अप्लाई करेंगे, C3 में, यानी कि C3 में अप्लाई करेंगे तो C3 में क्या करेंगे, C3 में इस C2 को घटा देंगे। ठीक, तो कहने मतलब ये है इस वाले में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ से देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ से कितना होगा, x + 2 x + 4 एंड x + 8। ओके, यहाँ ये यानी कि C2 एज इट इज रहेगा 1 2 3। ओके, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 मिनट, इसमें करेंगे तो 1, यहाँ पर भी 1, वहाँ पर भी, यानी हर जगह कितना बचेगा, 1 1। इस तरीके से आएगा। ठीक, कितना आएगा। अब इसके बाद क्या करें, फिलहाल इतना हम देखें कि यहाँ पे इतना हमने अप्लाई किया हुआ है तो कितना आ रहा है। इसके आगे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब R1 की कुछ यानी कि जो अभी कॉलम में किया हुआ था, अब यानी कि अब रो में करेंगे, इसी में ही रो में करेंगे। तो क्या करेंगे, R2 में अप्लाई करेंगे। R2 में क्या अप्लाई करेंगे, R2 में अप्लाई करेंगे, R2 में हम घटाएंगे R1 को। ठीक, और फिर इसके बाद R3 में अप्लाई करेंगे। R3 में अगर अप्लाई करेंगे तो कितना करेंगे, R3 में R1, यानी कि फर्स्ट रो को ही हम क्या करेंगे, अप्लाई कर, यानी कि फर्स्ट रो को ही दोनों में सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ें अगर हम लोग साफ कर दें, हटा दें, इतनी नोट हो ही गई होंगी अगर जिसने भी नोट किया हुआ होगा। तो ये यहाँ पे इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच करके ये डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले हमें फिक्स क्या करना है, R2 है, R3 है, यानी हमको R1 को एज इट इज करना है। R1 क्या है, x + 2 और ये 1 और ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, R2 में यानी कि R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R2 में अगर हम यहाँ यानी कि R2 में अगर R1 घटाएंगे तो कितना, 4 में 2 बचेगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, R3 में अप्लाई करेंगे इसी R1 को। तो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट होगा और 8 में 2 घटाएंगे, 6 बचेगा। ठीक, और फिर उसके बाद 3 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये इस तरीके से पहले तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये जो वैल्यू बचेगी x + 2 1 2 और 2 1, यानी कि यहाँ पे कितना होगा। एक चीज़ और यहाँ पे देख लें कि अगर यहाँ पे, एक मिनट, इस रो में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। एक मिनट, ये वाली लाइन अगर लिखते हैं फिर से देख लेते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमें इतना यहाँ पे देखना था। ठीक, ये वाली बात, यानी 4 में 2 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 1 में 1 घटाएंगे 0 बचेगा। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 0। ठीक, ये आएगी वैल्यू। वो थोड़ा सा भाई, वो ऊपर वाली जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट फॉर्म थी उसको मैंने लिख दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि x + 2 1, एक मिनट, x + 2 1, यहाँ पे ये भी देखो, फिर वहीं ऊपर ही वाली मैट्रिक्स दिमाग में बार बार जा रही है। तो यानी कि x + 2 1 1 और फिर उसके बाद है 2 1 0 और उसके बाद 6। एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। अगर इसको अगर हम 8 कैसे आया है, अगर हम, नहीं ठीक है, वो 8 ही आएगा इसमें। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले कहने मतलब ये है कि अगर x + 2 की वैल्यू को रखेंगे तो कितना होगा, ये इससे 0 हो जाएगा, ये इससे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, -1 आएगा, -1, फिर इसका इससे 0, इसका इससे 0 हो जाएगा। एंड इसके बाद कहने मतलब ये है कि लास्ट वाला अगर ये 0 हो गया, फिर लास्ट वाला क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा और ये पूरा गायब हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4
और ये 6, ठीक। तो कहने मतलब ये है कि माइनस का 2 आएगी वैल्यू, ठीक। कितनी आएगी? माइनस की 2। आसानी है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट ही कर सकते हैं। वैल्यू जो आएगी 4 - 6 होगी। 4 - 6 की जो वैल्यू होती है वो -2 होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये सारी जो है कॉलम की जो है एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। C2 में C1 घटाएंगे, C3 में हमको 1 को फ्री कर देना, क्योंकि 1 में क्या है, x और y फ्री है, वहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म नहीं है। तो कहने मतलब ये है, अगर इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? पहला वाला रो यानी कि वो एज इट इज रहेगा, इसमें हम इसको घटाएंगे C2 में C1 को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? x बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे? तो ये यहाँ से 0 आ जाएगा। इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ से केवल सिंगल टर्म y रहेगा। अब ये बहुत ही निहायत सीधा साधा बच्चा सा एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहने मतलब ये है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में अगर हम लोग यहाँ से उठाएंगे तो ये क्या होगा? इसका इससे क्या हो जाएगा? यानी कि कहने मतलब ये है xy माइनस का 0 एंड माइनस का 1। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम उठाएंगे, ये इससे 0, ये इससे 0 कहने मतलब ये 0 हो गया। लास्ट वाला उठाएंगे तो लास्ट वाले में क्या होगा? ये इससे 0, ये इससे 0, कहने मतलब पूरा खल्लास हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू आएगा ओवरऑल वो क्या हो जाएगा? xy आ जाएगा। आई होप हमें समझाते समझाते और लिखते लिखते भी 1 मिनट नहीं हुआ होगा, तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही होगा कि कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस इसको हम इम्प्लीफाई यानी कि इम्प्लीमेंट कर देंगे और तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा कि ओमेगा की वैल्यू को यानी कि ओमेगा क्यूब, अगर इसके बारे में बात करें कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 एंड 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। तो इन्हीं का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे कि C1 में हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, इन सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? यानी 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी कितना बचेगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी कॉलम एज इट इज रहेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ये ओमेगा, ये इस तरीके से रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या है? इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो ये पूरा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ये ओमेगा, ठीक। ये क्या है? इस तरीके की ये सारी वैल्यूज क्या हैं? ये सारी आ जाएंगी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें, बाई चांस अगर इसको हम लोग क्या करें? सॉल्व करें, तो कहने मतलब है जैसे इसको हम उठाएंगे तो इसके साथ का जो होगा वो पूरा क्या होगा? वो टर्म 0 हो जाएगा। माइनस ओमेगा करते हैं, माइनस ओमेगा करेंगे तो ये नहीं, कहने मतलब ये है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम जैसे करेंगे तो ये इसके साथ 0 हो जाएगा, ये इसके साथ 0 हो जाएगा, ठीक। लास्ट में अगर हम लोग लास्ट वाला टर्म अगर ओमेगा स्क्वायर के साथ लिखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर के साथ जैसे लिखेंगे, नहीं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये इसके साथ 0, इसके साथ 0, कहने मतलब ये है ओवरऑल इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक। समझ में आया? ओवरऑल इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब लास्ट में फाइनल में यानी पूरा एक कॉलम अगर 0, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर इससे ये कंक्लूजन निकला हुआ है, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसमें से अगर ये कोई भी रो अगर इस तरीके से कहने मतलब अगर 0 हो जाता है तो पूरी उसकी वैल्यू क्या है? 0 हो जाती है, ठीक। समझ में आया? कितनी बार समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इफ़ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, ठीक, ये क्या है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ना कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, कह रहा है कि ए टू पावर एन, दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, जनरलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा देखना है कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही, ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही, और फिर इसके बाद कहने मतलब ये है कि A4 की वैल्यू, कहने मतलब एक दो टर्म अगर हम लोग निकालें, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो ए स्क्वायर अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कहने मतलब ये है 1001, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए है यहाँ, 0 नहीं है, ठीक, 1A01, ठीक। इसको अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, यानी कि फर्स्ट रो इसको उठाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कहने मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगी। इसका सेकंड एलिमेंट लिखेंगे तो यानी इस सेकंड कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए, ठीक, यानी इसका इसमें किया तो ए, इसका इसमें किया तो ए, तो यानी कहने मतलब ए प्लस ए, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद सेकेंड में वैसे अप्लाई करेंगे, ये जीरो, यानी कि यहाँ से 0 आ जाएगा। इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इससे 0 हो जाएगा, ये यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये कहने मतलब ये है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है 1 आई है, ये 2a आया है, और ये 0 आया है, ये 1 आया है, ठीक। अब यहाँ पे लगे हाथ हम क्या करेंगे, ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ए क्यूब को दैट मीन्स क्या होगा, ए क्यूब का मतलब ये है ए स्क्वायर, यानी कहने मतलब है ए स्क्वायर और ए, यानी कि इसका मतलब 1 2a एंड 0 1, और यहाँ से कितना होगा, ए कितना है 1A01, ठीक। इसको अगर यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो कहने मतलब ये है कि इस फर्स्ट कॉलम को रो के साथ अप्लाई करेंगे तो कहने मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, 0 का 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, ठीक। तो अब इसका ये साथ इसको अप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ये 2a ये यहाँ से कितना होगा, इसका ये 2a हो जाएगा, ठीक। तो 2a को क्या करेंगे, 2a प्लस a को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, बात समझना, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ अप्लाई करेंगे तो यानी कहने मतलब ये है कि अगर हम यानी कि इस कॉलम को इसके साथ अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ओके। अब इस कॉलम को इसके साथ इस एलिमेंट के साथ अप्लाई करेंगे तो यानी a, और यानी कहने मतलब ये कितना आ जाएगा, ये इसके साथ 0, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो बात कहने मतलब ये यहाँ से ये आ गया। समझना यहाँ पे ये है कि यानी कहने मतलब ये है, जैसे हमने n एक मतलब है a की जगह पे, n की जगह पे अगर हमने यहाँ पे n की जगह पे अप्लाई किया 2, ठीक, तो ये 1 + 2a आ गया। अब n की जगह पे अप्लाई करेंगे 3, तो ये 3a आ गया। कहने मतलब ये है, तो a⁴n क्या होगी, a⁴n क्या होगा, तो a⁴n का मतलब क्या है 1, ये तो यानी फर्स्ट कॉलम फिक्स है 1 0, लेकिन जैसे सेकंड कॉलम का जहाँ पे क्या था, a था, 2 था, 3 था, a 2a 3a 4a 5a 6a एंड सो ऑन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा na, कितना होगा, na हो जाएगा, और ये फिक्स है। तो कहने मतलब ये है इस तरीके से वैल्यू आएगी, यानी उसके मल्टीप्लिकेशन में आएगी, वो उसके मल्टीपल में ऐड होगा। जो n है, जो एक नेचुरल नंबर है, वो क्या है, वो उसके मल्टीप्लिकेशन में होगा। ऑप्शन बहुत सारे दिए हुए होंगे कि ऑप्शन ये होगा कि पावर में हो जाएगा। जैसे इसके ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन में जानते हैं क्या क्या है, ऑप्शन में ये सारी वैल्यू हैं। पहला है कि 1na जो मैंने लिखा हुआ है एंड 0a, एक तो ये है, ठीक। दूसरी मैट्रिक्स है कि 1a⁴n एंड 0 1, एक ये है, और एक क्या है कि 1 है, na है एंड 0 है 1 है, ठीक। ये यहाँ पे यानी कि a था, ठीक, यहाँ पे 1 है, तो कहने मतलब क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। लास्ट में नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज से कोई मतलब नहीं। लास्ट लेक्चर यानी कि जो हम लोगों का यानी कि जो कहने मतलब ये जो रूटीन है इसी तरीके से बदलता रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसको लास्ट क्वेश्चन समझें या जो भी समझें, फिलहाल एक स्क्वायर मैट्रिक्स से दिया हुआ है 2 3 5 - 2, हमें इसकी 19 यानी 19a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है, a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना और फिर उसका 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे तो अगर देखा जाए कि बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस हम लोग वेक्टर स्पेस में देखेंगे, ठीक। जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रैंक भी देखनी है, तो वो सारे जो टॉपिक हैं, जो सारा कंटेंट है, उसको हम लोग वेक्टर स्पेस में देखेंगे, ठीक।
तो मिलते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जिस पे हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मतलब नेक्स्ट मंथ में हो सकता है कि एग्ज़ाम होगा। ठीक, मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।